प्यारे बच्चों, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट। लास्ट यूनिट ऑफ 11th फिजिक्स। टोटल गैस के ऊपर हमारे विचार होंगे। गैस के बारे में एक लंबी चौड़ी पढ़ाई शुरू हो जाए उससे पहले चंद बातें अपने भेजे में डालना है। गैस कहीं लीक हो जाए तो उसकी बदबू, उसकी स्मेल या खुशबू दूर दूर तक पहुंच जाती है। सीधा सा मतलब है उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज सारे गैस मॉलिक्यूल्स नीचे गिर जाते और फर्स्ट पे ही आपको स्मेल आती, ऊपर ना आती। गैस मॉलिक्यूल्स फ्री फ्रॉम ग्रेविटी इफेक्ट। गैस मॉलिक्यूल्स are assumed spherical, perfect spherical. Their size is much smaller than the distance between two molecules. They collide perfect elastically. Energy conserved. और इतना आपके लिए बहुत है। और ये साधारण बातें हैं। अगर आप अपने आप से ही पूछते क्या गैस मॉलिक्यूल्स छोड़ दोगे नीचे गिर जाएंगे, उड़ जाएंगे, तो आप खुद कहोगे हाँ उड़ जाएंगे, ग्रेविटी इफेक्ट नहीं होता है इन पे। ये सारी बातें बिल्कुल जनरल हैं, बस अब आपको इन पे ध्यान देना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। एक गैस को आप किसी वेसल में क्लोज कर दें, फिर तो कहीं से भी छेद करोगे गैस बाहर निकल जाएगी, चाहे छत पे करो, नीचे करो, कहीं पे। यानी कि जब तक छेद नहीं किया तो गैस चारों तरफ निकलने के लिए तैयार बैठी हुई है, फोर्स लगा रही है चारों तरफ, और सरफेस के यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगा रही तो है ना, यूनिट एरिया पे जितना फोर्स लगा रही है वही प्रेशर है। प्यारे बच्चों, गैस जब किसी बर्तन में बंद कर दोगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और ये प्रेशर के लिए ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस आपको बताने में जा रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स की रीढ़ की हड्डी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का कॉन्सेप्ट अगर आपने यहां समझ लिया तो पूरी थर्मोडायनामिक्स के आर्टिकल्स इसके ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। बेहतर अंदाज में आप इसको समझेंगे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हो सकता है ये हो, पर मैं यहां पे थर्मोडायनामिक्स लिख के बस हेडिंग वाइज शुरू करा रहा हूं। बस आपको हर वीडियो के नोट्स तुरंत बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना है, और इत्मीनान से उसको फैमिलियर होके मुस्कुराते हुए समझना है। ओके, क्रॉस क्वेश्चन के लिए यू आर वेलकम, आप करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। राइट द हेडिंग थर्मोडायनामिक्स, एक यूनिट नेम डाल दो बस और शुरू हो जाओ, क्योंकि मुझे ये 19 तारीख से पहले ख़त्म करना है। 19 तारीख को आपके पेपर है, फिजिक्स का पहला पेपर है ISC बोर्ड। तो राइट द हेडिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। रिफ्लेक्शन का कुछ प्रबंध तो मैंने करा, बहुत सही, अच्छा हो गया। भर दो जी गैस को एक बर्तन में, और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे है वास्तविकता में, मजबूरी है कि ऐसे दिखानी पड़ रही है ये ऐसे में। जेड एक्सिस, एक बर्तन को इस पॉजिटिव एक्स, वाई और जेड स्पेस में ऐसे फंसा दो, एक क्यूब को,
जिसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे आ जाए। ओरिजिन लो, एल साइड का क्यूब, अभी क्यूब ले लें, करते करते आपको पता चल जाएगा क्यूब की बजाय एक गोला लेते, क्यूबॉइड लेते, कोन लेते, सिलेंडर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, ठीक है। अभी आप कुछ तो लेके चलोगे ना। तो कंसिडरिंग ए क्यूब of side L is placed in x, y, z space, yeah, in space as shown, okay, and a gas is filled inside this cube. गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली चल रहे हैं चारों तरफ। आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, एक गैस मॉलिक्यूल कहीं जा रहा है तो उसका एक कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग रहा होगा, एक वाई के लॉन्ग रहा होगा और एक जेड के लॉन्ग रहा होगा, निश्चित रहा होगा। अगर खुद एक्स के लॉन्ग चल रहा होगा तो उसका वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो हो गया होगा, पर वैल्यू जीरो भी तो हुई ना। हर वेलोसिटी वेक्टर को इन तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यही तरीका है हमारे पास करने का। तो कंसिडरिंग ए क्यूब साइड एल, सिचुएशन एज शोन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल v इज, देखो vx x के लॉन्ग है, vy y के लॉन्ग और vz z के लॉन्ग कंपोनेंट्स, या इसमें i j k लगा दो, वेक्टर भी बना दो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या स्क्वायर कर तो अंडर रूट भी नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जानते होंगे ना, ax प्लस by प्लस c, ai प्लस bj प्लस c के वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। या कोई मॉलिक्यूल यहां बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, बिल्कुल आश्वस्त हो जाए, कोई मॉलिक्यूल अगर एक्स के अलोंग चल रहा होगा तो सारी वेलोसिटी एक्स के अलोंग रहेगी, ये दोनों जीरो हो गए होंगे। कोई वाई के अलोंग चल रहा होगा तो ये रहा होगा, बस यही मेन वेलोसिटी रहेगी, बाकी दोनों जीरो हो गए होंगे। ये चीज हर मॉलिक्यूल के लिए एग्जिस्ट है, सत्य है, ट्रू। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रेशर क्यों लग रहा है? प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? तो न्यूटन का सेकंड लॉ के ऊपर विचार करो। फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम की चेंजिंग हो रही है तो फोर्स लग रहा है। एक पार्टिकल, और इस वाल के ऊपर विचार करो, जो राइट वाल है, ये वाली, इस राइट वाल पे जो मॉलिक्यूल टकराएगा, ढन ढन, आप ये मत कहना सर यूं थोड़ी यूं चल रहा है, मैंने कहा ढन। अगर यूं भी चल रहा है कोई तो उसका एक्स कंपोनेंट ढन टक्कर मारेगा। अगर वाई के लॉन्ग चल रहा हो तो फिर क्यों टक्कर मारेगा उसको, क्योंकि एक्स जीरो है उसका। अगर टेढ़ा चल रहा होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट ही जिम्मेदार है उसको टक्कर मारने का। ओके, तो एक मॉलिक्यूल m मास का कहीं भी चल रहा होगा तो इस दीवार को टक्कर मारने के लिए उसका vx कंपोनेंट ही रिस्पॉन्सिबल है बस। ये टकराया vx। फिर बता देता हूं, ये vx की मेन स्पीड नहीं है, कुछ भी हो सकती है। वी ड्रॉ ओनली x कंपोनेंट, दिस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू हिट राइट वाल। ओके, और टकराएगा तो लगता है रिजिड कोलिजन है, इसी स्पीड से वापस लौट जाएगा vx। ठीक है,
सारी बात बता देने के बाद इक्वेशन 1 कह देना। ओके, और अब एक मॉलिक्यूल राइट वॉल को टक्कर मारने में कितना मोमेंटम चेंज हो जाता है। यहां से कैलकुलेशन शुरू होगी मेरे प्यारे बच्चों। अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लो बिल्कुल, और जो जो कह रहा हूं बिल्कुल फोकस रखो एकदम। नोट्स बनाए लोगे, प्रॉब्लम पॉइंट्स को भी एकदम नोट करते रहो कि वीडियो के बाद सर से क्या पूछना है, और अलर्ट रहो, वजन ज्यादा बढ़ेगा। ओके, समझ में सब आएगा, समझ में सब आएगा, पर एक टाइम पे थोड़ा ज्यादा अमाउंट ज्यादा है, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ज्यादा आएगी, बस उसको हैंडल करना। समझ में तो सारा आएगा पहले की तरह ही। एक मॉलिक्यूल राइट वॉल को जब टक्कर मारेगा तो एक टक्कर में कितनी मोमेंटम चेंज हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन कॉलिजन। हो सकता है छोटा छोटा दिखना रहा तो मैं इस वजह से बोल रहा हूं जोर जोर से, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन कॉलिजन विद राइट वार इज इक्वल टू, देखिए एक्स अलोंग जा रहा था पहले, वो फाइनल उल्टा हो गया, माइनस एक्स अलोंग जा रहा है, माइनस एम वी एक्स, ये हो गया फाइनल मोमेंटम। माइनस इनिशियल कितना टकराने से पहले प्लस का एम वी एक्स, माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स माइनस के 2 एम वी एक्स। एक मॉलिक्यूल का इस दीवार से टक्कर मारने में इतना मोमेंटम चेंज हो गया। और अगर मैं मॉलिक्यूल और वाल सिस्टम की बात करूं तो यही तो एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, इससे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। यानी कि इस सिस्टम का मोमेंटम कमजोर रहना चाहिए, यानी कि जितना मोमेंटम इसका चेंज हुआ उतना ही इसको मिल जाना चाहिए, ताकि नेट वही रहे जो पहले था। चेंज नहीं होना चाहिए ना मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कमजोर रहेगा। तो चेंज कहां से आ गया? माइनस 2mv(x) चेंज हो गया तो प्लस 2mv(x) भी होना चाहिए। तो दूसरा क्या बचा? दीवार। सो मोमेंटम ट्रांसफर टू वार इज इक्वल टू प्लस 2mv(x). तो नेट कितना हो गया? 0। कोई चेंजिंग नहीं हुई, और चेंजिंग होनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल प्लस वाल सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। एक मॉलिक्यूल ने दीवार को एक बार टक्कर मारने से उसको इतना मोमेंटम दे दिया, या दीवार का इतना मोमेंटम चेंज हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड डीपली। ओके, यही मॉलिक्यूल दोबारा कब टक्कर मारेगा उसको, हमें तो देखना ना, 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ये मॉलिक्यूल अब चल पड़ा यहां से, टिक 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 टिक, इससे टक्कर मारेगा, टिक 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 टिक, फिर दोबारा से टक्कर मारेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल इस वक्त है प्यारे बच्चों। आप ऑफलाइन होते तो कदाचित पूछते, और अभी आपके दिमाग में बात उठ रही होगी, सर ये मॉलिक्यूल यूं जा रहा है फिर यूं टक्कर मारा है, इस बीच का किसी और से नहीं टक्कर हो जाएगी इसकी? अवश्य हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। परंतु अगर ये टक्कर मार के अलग हट गया तो इसी जगह दूसरा आ जाएगा, पर मोशन प्रभाव नहीं पड़ने का। आप कहोगे हम तो उसकी बात कर रहे थे, उस मॉलिक्यूल की जिसने पहले टक्कर मार दी। प्यारे बच्चों, ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। एक चल गया दूसरा गया, आपको पता नहीं चलेगा बदल गया, आप वही मानोगे उसको, और ये है भी सत्य। टाइम टेकन,
टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल अगेन रीच टू दिस वॉल, अगेन रीच टू दिस वॉल। कितना टाइम लगेगा? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस चला? यहां से टक्कर मारते L प्लस L 2L, किस स्पीड से? Vx। जा तो अपनी मेन स्पीड से रहा था, पर ये L डिस्टेंस कवर करने की जिम्मेदारी Vx की है, और ये अगर टक्कर मार के हट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, इतनी देर बाद वो इसको दोबारा टक्कर। ये दो टक्करों के बीच का टाइम भी हो गया ना, यानी कि टाइम पीरियड। ऐसा उल्टा कर दोगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बोले तो एक सेकंड में कितनी टक्कर है हमारी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी is reciprocal of time period, Vx upon 2L। बच्चों, एक मॉलिक्यूल एक दीवार को एक सेकंड में इतनी टक्करें मारेगा और हर टक्कर में इतना मोमेंटम देगा। एक सेकंड में इतनी टक्करें और हर टक्कर में इतना मोमेंटम, तो टोटल मोमेंटम इंटू कर दो। एक सेकंड में कितना मोमेंटम एक मॉलिक्यूल बार बार टक्कर मार मार के उस दीवार को दे देगा। देयरफॉर मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल बाय वन मॉलिक्यूल। अन्य मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं अभी, टक्कर तो मैं भी मार रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते रहो और उस लीक से मत हटो बिल्कुल भी। मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू Vx अपॉन 2L। इतनी बार टक्कर मारी एक सेकंड में, ट्रांसफर टू वॉल बाय वन मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इज इक्वल टू इतनी टक्कर हमारी एक सेकंड में और हर टक्कर में इतना मोमेंटम दिया 2 MVx। 2 MVx, उस 2 काट दीजिए, m Vx का स्क्वायर अपॉन L। इतना मोमेंटम एक मॉलिक्यूल ने एक सेकंड में दे दिया। दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी, सभी दे रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम, अब सबका एक्स का कंपोनेंट एक थोड़ी रहा होगा, कोई कोई तो मॉलिक्यूल सीधा ही जा रहा होगा, उसकी मेन स्पीड ही एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के इक्वल होगी, और कोई जा ही नहीं रहा होगा, इस राइट वाल के पैरेलल जा रहा होगा, वाई के अलोंग या जेड के अलोंग या वाई जेड प्लेन में, इसका जीरो हो जाएगा। तो Vx किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, तो इंडिविजुअल लेने पड़ेंगे। हाँ, मास हर मॉलिक्यूल का एक, L भी कांस्टेंट है, तो सबका निकाल दो। देयरफॉर टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल, ट्रांसफर टू वॉल बाय ऑल molecules से n, मतलब n मॉलिक्यूल है टोटल, ठीक है, बल्कि n मॉलिक्यूल मान लीजिए, n मॉलिक्यूल है टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू वॉल बाय ऑल मॉलिक्यूल से n इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इज इक्वल टू, तो m अपॉन l Vx पहले वाले मॉलिक्यूल का प्लस m अपॉन l Vx दूसरे वाले मॉलिक्यूल का, तीसरे वाले मॉलिक्यूल का, चौथे वाले मॉलिक्यूल, सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो m अपॉन l सब में एक जैसा आएगा, टेक कॉमन,
m अपॉन l कॉमन वी एक्स स्क्वायर, वन कह दो उसको पहले मॉलिक्यूल का, प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन वी एक्स एन का स्क्वायर। भैया पूरी गैस के ले लेना, ऑल मॉलिक्यूल्स, पूरी गैस के द्वारा राइट वॉल पे इतना फोर्स लग रहा है, सॉरी इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है 1 सेकंड। 1 सेकंड में मोमेंटम चेंज यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसी को फोर्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिस इज द फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ दिस इज द फोर्स exerted by gas on right wall. Exerted by gas on right wall. According to Newton's second law, this is the force F exerted by gas on right wall. Okay? अब कैसे करूं? ये आपको साथ साथ नोट करते रहना पड़ेगा बच्चों, हैं? यहाँ से बात इसकी जरूरत पड़ेगी ना। चलो मुझे याद है, आपको ध्यान है, 1 इक्वेशन 1 बनी हुई है। घबराना मत, एक ही आर्टिकल बस लंबा है, और इसे बताना इससे जरूरी है कि पूरी थर्मोडायनामिक्स इसके इर्द गिर्द घूमेगी। आपको आने वाले दिनों पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि प्रेशर एक्सेटेड हमने सबसे पहले पढ़ा। इज एफ, सो एफ इज, यह है गैस के द्वारा राइट वॉल पे लगने वाला फोर्स। अब तो सुना गया होगा। अरे फोर्स एरिया डिवाइड दे देंगे टोटल, प्रेशर निकल जाएगा, और थोड़ा सा माथा बच्ची और करनी है, वही बड़ी सुकून वाली, बस कहानी खत्म। F इज इक्वल टू m अपॉन l वी x1 स्क्वायर प्लस वी x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी xn स्क्वायर therefore pressure exerted by gas, pressure exerted by gas on right wall, P x, x के लॉन्ग लग रहा है, इसको जो फोर्स लग रहा और अपॉन जितने एरिया पे लग रहा फोर्स है m अपॉन l, यस लिख दीजिए m अपॉन l और वी x1 स्क्वायर प्लस वी x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी xn स्क्वायर, और डिवाइड बाई एरिया। कितना एरिया राइट वॉल का? भाई l बाई l है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्यू भी तो है, तो एरिया होगा l स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर। ठीक है, सो pressure is continue m upon l cube, m एक मॉलिक्यूल का मास था तो कंफ्यूज हो जाओ, l क्यूब और वी x1 स्क्वायर प्लस वी x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी xn स्क्वायर। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, वो दोहरा काम करेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा। और क्या करने जा रहा हूं? मैं n से डिवाइड और n से इनटू करने जा रहा हूं। सारे गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड्स या वेलोसिटीज के एक्सेस कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का मीन
एक्सेस कंपोनेंट्स के स्क्वायर को जोड़ दो, टोटल नंबर से डिवाइड दे दो, मीन निकल गया। स्क्वायर्स का मीन, एवरेज निकाल दिया, एवरेज आ गया। और यहां क्या हो गया, जब ध्यान दो उस पर, mn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल का मास, या सारे मॉलिक्यूल्स का मास, यानी कि टोटल गैस का मास, पूरी गैस का मास। और एल क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, पूरी गैस का मास अपॉन पूरी गैस का वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यस, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी। और ये एक्स सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के एक्स कंपोनेंट के स्क्वायर का मीन, स्क्वायर्स को जोड़ के टोटल में डिवाइड दे दिया तो स्क्वायर्स का मीन आ गया। सारे बच्चे खास सावधान हो इस जगह पे, मीन करके स्क्वायर कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे अगर पहले ही मीन कर दोगे तो जीरो है, जितने एक्स अलोंग जा रहे होंगे उतने आ भी तो रहे होंगे, और नहीं आ रहे होंगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर ज्यादा जा रहे होंगे, कम आ रहे होंगे, डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। डेंसिटी कहीं ज्यादा नहीं होती गैस की, एवरीवेयर सेम। तो जितने प्लस में होंगे उतने माइनस में भी होंगे, ये तो जीरो हो जाएगा पहले। ओके, इसलिए स्क्वायर पहले किया गया, बाद में बार किया गया। कभी आप अंतर ही ना समझो, स्क्वायर कर दो, बार लगा दो, बार लगा दो, स्क्वायर कर दो, क्या फर्क पड़ रहा? फर्क पड़ रहा, पूरा फर्क पड़ रहा। पहले एवरेज ले तो जीरो हो गया, फिर करते रहो स्क्वायर स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर दो तो पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉजिटिव हो गया। अब मीन निकालो, अब मीन आएगा उसका। ओके, खास सचेत इस पॉइंट पे। where rho is equal to mn upon L cube density of gas। ठीक है बच्चों, प्रेशर तो निकल गया एक्स एक्सिस पे, प्रेशर तो निकल गया एक्स के रो भी ठीक है, रो की जो भी गैस होगी डेंसिटी तो पता चली जाएगी उसकी, परंतु ये भी कहानी खराब कर रहा है। ये गैस मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं है, ये केवल एक्स कंपोनेंट है। ठीक है, मेन स्पीड तो इक्वेशन नंबर 1 को देखो, लेफ्ट वाली v स्क्वायर, वो v है। ठीक है, आइए ये कैसे हटेगा इसके ऊपर गहन विचार करें। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो प्यारे बच्चों, एक एक स्टेप पे ध्यान देते रहना। मुझे पता है आपको कहां दिक्कत हो जाएगी, मुझे ऑलरेडी पता है, वो दिक्कत मैं आने ही नहीं दूंगा। नाउ फ्रॉम वन v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूं vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz? बिल्कुल नहीं कह सकता कि मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं। कोई यूं जा रहा होगा तो बस vy है, बस v x भी जीरो, vz भी जीरो, vy है और ये दोनों जीरो, कहाँ ही खोलोगे तीनों? जरूरी नहीं है। रीजन स्क्वायर भी जरूरी नहीं है। ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। एंड Vx बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है आप इस वक्त। ये इक्वल हैं नहीं है, इनके स्क्वायर इक्वल हैं नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्या इनकी एवरेज वैल्यू इक्वल है? पॉज कर दो और सोचो। ये क्या पूछ लिया? पॉज कर दो और सोचो।
आप पॉज करके इस वक्त वीडियो को खोल चुके हैं। जो सच्चे मन से पढ़ रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पूरी तरह मुझे फॉलो कर रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ केवल, जो मजाक कर रहा है मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो आपने सोचा और आपने कुछ बात हल्की लहर लहर सी आपके दिमाग में आई। मेरा लंबा तजुर्बा यही कहता है, पूरी कठोरतम बात समझ में नहीं आई। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ये x के अलोंग स्पीड्स का s के अलोंग कंपोनेंट है, ये उसका स्क्वायर है और ये एवरेज है। कोई जा रहे होंगे, कोई नहीं जा रहे होंगे, कोई तेज जा रहा होगा, कोई धीरे जा रहा होगा, सबका एवरेज। कुल मिला के x के अलोंग कितना चल रहे हैं उतना ही y के अलोंग भी चल रहे हैं कुल मिला के, और कुल मिला के अलोंग भी चल रहे होंगे। रैंडमली मोशन है ना, एवरेज चारों तरफ का बराबर आएगा। अगर नहीं होता तो गैस ऐसे ऐसे तेज चलती, ऐसे ऐसे धीरे चलती। ये तो नहीं होता ना, कहीं भी छेद कर दो बराबर प्रेशर गैस निकलेगी। सो इनका एवरेज मोशन ईच डायरेक्शन में एक जैसा एवरेज, एक पार्टिकल का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे में एक पार्टिकल धीरे चल रहा तो एक तेज चल रहा, चार तेज चल रहे हैं, एक धीरे चल रहा है, तो ऐसे में जो धीरे यहां चला वहां तेज चल रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जो तेज चले वहां धीरे चल होंगे, एवरेज बराबर ही आना है। ओके, आल्सो एक काम करना, ये इसके बाद लिख देना, पहले यहीं कर दो इसका। फ्रॉम ऑन दिस देयरफॉर इनकी एवरेज वैल्यू ले लो, वी स्क्वायर का एवरेज, वी एक्स स्क्वायर का एवरेज, वी वाई का एवरेज स्क्वायर का, और वी जेड स्क्वायर का एवरेज। भाई एवरेज भी क्या फर्क पड़ गया भाई? पहले वाले के लिए वी 1 1 1 1, दूसरे वाले के लिए 2 2 2 2, तीसरे वाले के 3 3 3 3। जोड़ो सबको, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर v3 स्क्वायर और n से डिवाइड। वही काम एक्स वालों के साथ होगा, वही काम जेड वालों के साथ होगा, वही काम जेड एक्स वाई वाई जेड वालों के साथ होगा। सभी इंडिविजुअल एवरेज जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? बट वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर के जो एवरेज वैल्यू है ये तो इक्वल है। ठीक है, सिंस एवरेज मोशन इन ईच डायरेक्शन remains same, therefore v square is equal to vx square plus vy square भी vx के बराबर है एवरेज। इसमें vx square और vz भी vx के स्क्वायर के बराबर एवरेज वैल्यूज। थ्राइज ऑफ vx स्क्वायर का एवरेज, ये तो मेन स्पीड है, ये तो पता रहेगी। इसलिए vx स्क्वायर का एवरेज 3 मिलेगा 1/3 ऑफ मेन वेलोसिटी का एवरेज का स्क्वायर। Therefore px is equal to रो और vx स्क्वायर का बार v स्क्वायर के बार का 1/3 v स्क्वायर का बार। अब ये कोई कंपोनेंट नहीं है, अब ये रैंडम मोशन जो चारों तरफ उनके स्क्वायर का एवरेज है। ओके प्यारे बच्चों, अगर मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई और राइट वाल ही को कांटेक्ट में रखते इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर निकाला, प्यारे बच्चों अगर मैं छत की बात करता तो vx वाई वाले y कंपोनेंट से टक्कर मारते, हर जगह x x x x x की जगह y y y y y आता रहता, और लास्ट में
मैं इसको वी वाई लिखता, इसलिए तो वी वाई था, इसको वी वाई लिखता, और वी वाई की वैल्यू ये आ जाती है, उससे नहीं आना। यानी कि ऊपर नीचे इधर उधर चारों तरफ के प्रेशर एक जैसे ही हैं। ओके, तो क्या लिखोगे? सिंस, क्या लिख देना, सिंस गैस has its properties same in every direction, so Px is equal to Py is equal to Pz। चारों डायरेक्शन में प्रेशर एक जैसे ही होंगे और वो P मान लो से। सो प्रेशर exerted by गैस P, मेन P चारों तरफ कहीं भी, इज इक्वल टू 1/3 रो डेंसिटी गैस की, और उनके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज। ये होता प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। अब देखिए थर्मोडायनामिक्स, पहली बात तो ये आर्टिकल ही अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात अब देखिए थर्मोडायनामिक्स के सारी बातें, तमाम बातें इसके इर्द गिर्द कैसे कैसे घूमती मिलेंगी। वेलोसिटी के स्क्वायर का मीन, वेलोसिटी के स्क्वायर का, चलो इसको अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अब ये स्क्वायर्स का एवरेज है, ठीक है। वीडियो को खत्म करते हुए मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे फ्यूचर में काम आएगी थर्मोडायनामिक्स में ही, इसी वक्त बता देनी बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि ग्रेविटी फ्री होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो mgh एनर्जी तो इसमें स्टोर हो ही नहीं सकती। मॉलिक्यूल धुआंधार धू 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 चलते रहते हैं, यानी इनमें काइनेटिक एनर्जी है। प्यारे बच्चों, सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मिला के इस गैस की या सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती है। एक गैस की इंटरनल एनर्जी उसके तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम है। भेजे में डाल लो और अच्छी तरह इस बात को समझ लो। प्रेशर एक्सेप्टेड बाय गैस का डेरिवेशन क्लियर कर लो, जल्दी से व्हाट्सएप पे भेज दो। गुड नाइट।